अब यहाँ हम पढ़ेंगे 1830 की 1848 की क्रांति, ध्यान समझिएगा। जब यहाँ पर राजा लुई फिलिप बना 1830 में, ठीक है, तो कुछ समय तक किया तो अच्छा शासन किया, कुछ समय तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन बाद में ये भी कुछ अलग ही मतलब ढंग से शासन करने का प्रयास करने लगा, ध्यान दीजिएगा। 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, 1848 में राजा बना लुई फिलिप, याद रखिएगा। 1830 के क्रांति के राजा चार्ल्स 10वां, 1848 की क्रांति के राजा लुई फिलिप। और मेटरनिक युग तो आपको पता है कि वहां पर मेटरनिक प्रमुख बना, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि चांसलर, चांसलर का तो प्रधानमंत्री होता है, ऑस्ट्रिया का चांसलर बना। पूरे उसका भी सपना था कि पूरे पुरातन जो व्यवस्था है उसे लागू कर दिया, ठीक है। नेपोलियन भी, नेपोलियन युग में नेपोलियन, ये तो दोनों सेम है। नेपोलियन युग में प्रधान नेपोलियन था, मेटरनिक युग में प्रधान मेटरनिक था। 1830 की क्रांति में चार्ल्स 10वां और 1848 की क्रांति में लुई फिलिप, ठीक है। 1848 की क्रांति के राजा लुई फिलिप जो उदारवादी था, निरंकुश नहीं था, उदारवादी था, बताता ना उदारवादी, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी, या बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था, हर चीज को महत्व देता था, बहुत ज्यादा महत्व देता था, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जीजू को बनाया गया, जैसे इसमें ध्यान समझिएगा 1830 की जो क्रांति थी इसमें प्रधानमंत्री पोलिनेक को बनाया गया था, इसमें प्रधानमंत्री किसको, पोलिनेक को बनाया गया था। जबकि 1848 में प्रधानमंत्री गीजो को बनाया गया, गीजो याद रखिएगा नाम। 1848 की क्रांति में 1840 में इसे प्रधानमंत्री बनाया गया था, क्योंकि ये जो इसके बाद जब 1830 की क्रांति समाप्त, 1830 में जब इसका शासनकाल चार्ल्स 10वां का शासनकाल खत्म हुआ ना, तो वहां पर 1830 के बाद में तत्काल वहां पर राजा बना दिया गया, इसको लुई फिलिप को बनाया गया। 1830 में ही शासन कर रहा है, 1848 तक शासन किया था, 1848 में इसका शासनकाल खत्म होगा, ठीक है। तो इसलिए 1848 में क्रांति हुई थी, इसी यही कारण है कि हम 1848 की क्रांति कहते हैं। ये जो था 1830 में क्रांति हुई थी, यानी कि जो चार्ल्स 10वां था 1830 में अपना राज्य छोड़ा था, ठीक है, भागा था यहाँ से, इसलिए 1830 की क्रांति कहते हैं। ये 1848 लुई फिलिप जो था 1848 में यहाँ से भागेगा, इसलिए हम इसे 1848 के राज्य क्रांति मतलब क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, शासक कौन था, लुई फिलिप बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था, उदारवादी था, और वहां पर यह प्रधानमंत्री किसको बनाया, 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, प्रतिक्रियावादी का दुश्मन था, ठीक है, कट्टर प्रतिक्रियावादी हम इसे कहते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, यह वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध ये चाहता था ना, ध्यान दीजिएगा, जो गीजो था यह चाहता था कि समाज का सुधार ना किया जाए, जो समाज है उसी तरह का समाज रहने दिया जाए, वैज्ञानिक का प्रसार न, विज्ञान प्रसार ना हो, यह चाहता था, ठीक है। समाज को सुधारना, आर्थिक व्यवस्था सुधारने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो लोगों का भलाई यह नहीं करना चाहता था, मिला जुला, ठीक है। यह समाज के विरोध था, वैज्ञानिक जो व्यवस्थाएं थी जो बढ़ावा मिली थी उसको विरोध था कि नहीं इसे भी नहीं किया जाए। इसके अलावा जो आर्थिक सुधार था इसका भी विरोध था, ठीक है। लुई फिलिप ध्यान समझिएगा, स्वानी मध्यमीय वर्ग नीति का अवलंबन किया। इतिहास क्या होता है ध्यान समझिएगा। लुई फिलिप जब वहां का राजा बने ना, कुछ समय तो इसकी छुट्टी व्यवस्था लेके कुछ समय के बाद यह क्या किया कि वहां पर जो कुलीन वर्ग थे, धनी वर्ग, उनके साथ यह साथ देने लगा, उनके पक्षपात करने लगा, उनको मतलब महान समझने लगा, और जो वहां पर गरीब लोग थे उनके तरफ ये ध्यान नहीं देता था, गरीब लोग को बिल्कुल नहीं मानता था। जो कुलीन वर्ग के लोग थे ना, जो वह करते थे वही यह करता था। कुलीन मतलब एक तरह से कहा जाए तो यह खुद ही कुलीन वर्ग के लोगों का गुलाम था, ठीक है, जो कुलीन वर्ग के पक्ष में रहता था हमेशा, जहाँ तो जिसके कारण वहां की जो जनता थी ना असंतुष्ट थी। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, कोई भी देश हो आज भी वहां पर कुलीन वर्गों की संख्या कम है और निम्न वर्ग मध्य वर्ग की संख्या ज्यादा है। हमारे भारत में कुलीन वर्ग 5 या 10% होंगे ज्यादा से ज्यादा, और जितने भी लोग हैं उसमें मध्यम वर्गीय लोग हैं, और निम्न वर्ग के भी लोग अब कम है, ठीक है। निम्न वर्ग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक है, मध्य वर्गीय लोग, ठीक है। तो इसलिए ये कुलीन वर्ग के मतलब कुलीन के पक्ष में रहता था, जो धनी मनी लोग थे, ऐसे मानिए ना, धनी मनी के लोग के पक्ष में रहता था, उसी का पक्षपात करता रहता था, जिसके कारण वहां की जो जनता थी ना उनमें काफी असंतोष आ गई। गीजो के कारण भी असंतोष आ गई, क्योंकि कोई भी सामाजिक सुधार होने नहीं देता था।
जो चल रहा है उसी को चलने दीजिए, ऐसा चला जाता है, आगे नई विकास नहीं करना है, इसका मानना। सामाजिक व्यवस्थाओं को भी नहीं बढ़ने देता था, आर्थिक व्यवस्थाओं को भी नहीं बढ़ने देता था। कौन? गीजो, ठीक है, ये इससे भी खतरनाक था, लुई फिलिप से भी खतरनाक था गीजो, ठीक है। और सुधारवादी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखिए हम, सुधारवादी में जो भोज का आयोजन किया गया, यहाँ पर क्या किया गया कि कुछ समय तक ऐसे ही हुआ, उसके बाद वहां पर भी, अब ये तो यहीं तक आपको यहीं पर बताया कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो गया, तो अब गुलामी नाक के बराबर ही रहता है। और वहां पे क्या हुआ कि जो सुधारवादी समाज के लोग थे, सुधारवादी व्यवस्था चलाने वाले समाज के लोग थे, वो क्या किए कि 22 फरवरी 1848, 22 फरवरी 1848 को क्या किया कि एक बड़ा आयोजन रखा, भोज आयोजन। यानी फ्रांस में जितने भी निम्न वर्ग के, मध्य वर्ग के लोग थे, उनके अंदर में एक बड़ा सा भोज का आयोजन किया, खाना का आयोजन किया, ठीक है, भोज खिलाने का आयोजन किया, और सभी लोगों को एकजुट कर, अब ध्यान दीजिएगा, एकजुट करने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा दिक्कत था, उससे राष्ट्रवाद की भावना पनपी, वहां पर देशभक्ति जागी, तो देश के खिलाफ यानी देश के पक्ष में रखकर कोई भी संगठन बनाया जा सकता था आसानी। तो भोज पर बुलाया गया, सुधारवादी जो वहां के लोग थे भोज पर बुलाए, भोज पर बनाने के बाद संगठन बनाया गया, संघ बनाया गया, और लुई फिलिप जो थे, इनके खिलाफ आंदोलन किया गया, ठीक है, और इनको मजबूर किया गया राजगद्दी त्यागने के लिए, ठीक है। वहां की जो जनता थी, इस 22 फरवरी 1848 के भोज के बाद, यानी सुधारवादी जो थे ना, ये भी काफी चालाक थे, सभी को बुलाए भोज पर और काम किए कुछ और, सबको एकत्र किए, कितने किसी बहाने से तो एकत्र करना था, ठीक है, एकत्र, ऐसे तो क्या कहा जाएगा कि सभी लोग आ जाए यहाँ पर देश के लिए ये करना है, तो सभी लोग ध्यान में रखकर सभी आते हैं, भोज को ध्यान में रखकर सभी आए वहां पर, ठीक है। और वहां पर आने के बाद में सबको मोटिवेट किया और अपने लुई फिलिप के खिलाफ आंदोलन किया, और उन लुई फिलिप को मजबूर किया गया, लुई फिलिप को, कि आप इस सत्ता को छोड़ दें, आप इस व्यवस्था को छोड़ दें, उन्हें मजबूर किया गया, जिससे 24 फरवरी 22 फरवरी का आंदोलन शुरू हुआ। 24 फरवरी 1848 को जो लुई फिलिप था, लुई फिलिप को यहां से राजगद्दी को छोड़कर वापस भागना पड़ा, ये भी इंग्लैंड भागा, राजगद्दी को छोड़कर कहां भागा था? इंग्लैंड भागा, यहां से राजगद्दी को त्याग किया और इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। या इसके बाद वहां पर नया सम्राट लुई नेपोलियन फ्रांस को बनाया गया, वहां का नया सम्राट कौन बना? लुई नेपोलियन फ्रांस, किसके बाद में? लुई फिलिप के बाद में। इसे हम पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में, इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका शासनकाल कैसा था, अगला टॉपिक हमारा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर और कुछ हम जान लेते हैं, वहां पर ध्यान से समझिएगा। 24 फरवरी लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के बाद में वहां पर गणतंत्र व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू कर दी गई। फ्रांस में गणतंत्र व्यवस्थाएं जो थी वो पूर्ण रूप से लागू कर दी गई, और गणतंत्र व्यवस्थाएं में रखी गई कि जो 21 वर्ष के उम्र के लोग हैं उन्हें मताधिकार, वोट देने का अधिकार दिया गया। पहली बात कि 21 वर्ष के जो अधिक उम्र के लोग थे ना, उन्हें क्या कहा गया? मताधिकार देने का, मतलब वहां पर ऐसी व्यवस्था लाई गई जिससे वे लोग अपना सम्राट खुद चुन सके। सम्राट वहां पर, अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, परंपरागत के अनुसार वही, मतलब उनके ही समाज से नहीं बनेंगे। वहां पर कह दिया गया कि आप यहाँ पर मत, वहां पर कोई दो पार्टी खड़ी हो, ठीक है, और दोनों पार्टी में वोट यानी मताधिकार करके गणतंत्रीय व्यवस्था लागू किया गया, करके वहां पर वहां का सम्राट चुना जाए, ठीक है। वहां पर दो पार्टी शुरू हुई थी, ध्यान समझिएगा। एक गणतंत्रीय पार्टी थी जिसका नाम था लारियन, और दो पार्टी शुरू हुई, एक का नाम रखा गया लामार्टिन, ध्यान समझिएगा, एक का नाम लामार्टिन, ठीक है, जो गणतंत्रवादी पार्टी थी, गणतंत्रवादी पार्टी थी लामार्टिन। और एक जो थी सुधार व्यवस्था यानी सुधारवादी पार्टी, उनको बनाया गया लुई वल्ला, लुई वल्ला। दो पार्टी वहां पर शुरू हुई, लार्मेटिन और लुई वल्ला, ठीक है। एक ये गणतंत्रवादी और ये कि समाज सुधारवादी व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। दोनों पार्टी के बीच में मताधिकार का फैसला किया गया। और इससे फ्रांस ही नहीं, फ्रांस के जो आसपास के देश थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, हॉलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया,
और ये सब क्या हुए, इन सब चीज से प्रभावित हुए और इनके अंदर भी बहुत जल्दी क्रांति की दौड़ लगी और इससे पूरे जो यूरोप था, पूरे जो यूरोप के देश थे, सारे देश लगभग लगभग क्या हो गए, इस क्रांति से प्रभावित हुए और जिससे वहां के यूरोप के अंदर गणतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू, ठीक है। तो ये हमारा था 1830 की क्रांति और ये हमारा हुआ 1848 की क्रांति, ठीक है। दो क्रांति हम आज के क्लास में पढ़े और अगले क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। मेटरनिक जो था, आप वहां पर बताए थे आपको कि मेटरनिक क्या किया था कि वहां पर राष्ट्रवाद की भावना न पनपे। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हम उसे अपलोड करेंगे कल या परसों अपलोड कर देंगे, कल कर देंगे, देखेंगे कल हो जाएगा। हाँ, मेटरनिक के नाम से अपलोड कर देंगे और नेपोलियन वाला उसके एक दिन बात कर देंगे। नेपोलियन के कारण ही उसे अभी हम रोके हैं ताकि उसे अपलोड पहले करें, इसके बाद इसे अपलोड करें, तो कल मेटरनिक वाला अपलोड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मेटरनिक क्या किया था कि अपना शासन व्यवस्था चलाने के लिए वहां पर राष्ट्रवाद की भावना न पनपे, इसके लिए इटली के कई खंडों में विभाजित कर दिया और कई खंडों में विभाजित करके उसे आसपास के राजाओं को दे दिया था कि आप यहाँ पर शासन कीजिए। अलग अलग मतलब बांट कर अलग अलग राजाओं को दे दिया था। तो बताइए कि किसी और राजा उस भाग पर अधिकार किया हुआ है तो वो देगा कि नहीं जो हम लिए थे लो भाई हम लौटा देते हैं। वो अधिकार किया है, उसको मिला है, वो देगा नहीं देगा। तो अब यही चीज को हम पढ़ेंगे अगले क्लास में कि कैसे वह जो इटली का जो भाग था, जो अलग अलग राजाओं के पास था, कैसे उनको मिलाकर एकीकरण कहा गया, ये किया गया। इसे हम इटली के एकीकरण के नाम से जानेंगे और कौन कौन से उसमें भी राजनेता आएंगे, कैसे कैसे उसे हुआ, सारी चीज का विवरण हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा ये चैप्टर लगभग लगभग आधा तक पहुंच चुका है और इसमें आधा मेजनी का योगदान बाकी है। उसके बाद हम लोग का चैप्टर ये समाप्त होगा। आप लोग को क्वेश्चन हम बता देंगे क्लास में कि कैसे हुआ काम, ठीक है। चलिए, कोई पूछना है तो पूछिए जल्दी जल्दी। ये अलग था, ठीक है। तो इटली 19वीं शताब्दी में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, मतलब इसका कोई फ्रांस और ऑस्ट्रिया या अन्य देशों का जो आपस में युद्ध होता रहता था उससे इसका कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। लेकिन आगे चलकर जब इटली भी नेपोलियन से प्रभावित हुआ था, जब नेपोलियन आए थे इटली में और इटली में आकर यहाँ पर जब राज किया था नेपोलियन जी, तो उस समय भी इटली प्रभावित हुआ था नेपोलियन से। इसी में आगे हम चर्चा करेंगे। क्या कई स्वतंत्र राज्य थे यहाँ पर इटली में, स्वतंत्र राज्य थे, मतलब उस पर किसी का राज नहीं था, वह एक अलग ही स्वतंत्र राज्य, यहाँ के लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, ठीक है। यहाँ पर किसी का राज्य तंत्र नहीं चलता था। यही कारण है कि वहाँ अलगाव की भावना थी। मतलब फ्रांस जो था वह काफी समय तक गुलामी से गुजर रहा था। वहाँ पर अलग अलग नेपोलियन कभी, मेटरनिक कभी, कोई कभी विलियम हर ये सब वहाँ पर क्या होते थे कि राज किया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी इटली में, यहाँ पर कोई राज नहीं किया था और कोई राज नहीं होने के कारण यहाँ के जो लोग थे आजाद थे और इसी आजादी का ये लाभ उठाते थे, ठीक है। इसी आजादी का लाभ उठाकर और चाहते थे कि हम इनसे अलग ही रहें। इनका मानना था कि हम इनसे क्या रहे, हम इनसे अलग ही रहे, मतलब हमारा जो देश है इन सब चीजों से अलग रहे, हमारा देश गुलाम ना हो, ये चाहते थे, ठीक है। और इटली में एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने से भौगोलिक समस्या के अलावे अन्य कई समस्याएं, भौगोलिक समस्याएं मतलब भौगोलिक समस्याएं का सीधा सीधा अर्थ हुआ तो वहाँ जो इटली का क्षेत्र था ना, मेटरनिक जब वहां पर आया था तो उसे कई खंडों में विभाजित करके अलग अलग राज्य को दे दिया था। वहां पर हम पढ़ाए हैं, आप लोग वीडियो में उसे देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट वाला में आप लोग उपस्थित नहीं थे तो उसका वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, कल हो जाएगा, दोनों कल अपलोड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मेटरनिक क्या किया था कि उसे अलग अलग भागों में बांट दिया था इटली को, ताकि वहां पर किसी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना न पनपे और वह इनके अपने देश के लिए युद्ध ना कर पाए। इसके लिए वह उसे अलग अलग कई खंडों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। ये हमारी भौगोलिक समस्याएं हो गई। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बीघा या 20 कट्ठा समझिए ना जमीन है, हम उसे क्या किए कि 2 कट्ठा किसी और को, 2 कट्ठा और को, 2 कट्ठा, इस तरह अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिए। तो बताइए, अलग अलग जब हम खंडों में बांट देंगे तो जिसको देंगे वो वापस हमें देगा गलत, जो जिसको हम जमीन देंगे वो हमें वापस जल्दी से जमीन देगा नहीं देगा, ठीक है।
तो यही कारण थी वहाँ की भौगोलिक समस्या थी कि जिस राजा के हक में जो जमीन गई थी ना, वो देना नहीं चाहता था, उसे देना नहीं चाहता, वो कहता था कि इसी का एकीकरण किया जाए। तो जितने भी वहाँ पर राजतंत्र सब चाहते थे कि हमारे अनुसार हो। जैसे रोम चाहता था कि हमारे अनुसार हो, ऑस्ट्रिया चाहता था कि हमारे अनुसार हो। तो जितने भी वहाँ पर साम्राज्य थे वो अपने अनुसार वहाँ का एकीकरण करना चाहते थे, ठीक है। जिसमें और इसमें विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप भी था, जैसे कि फ्रांस का हस्तक्षेप, मतलब फ्रांस के भी उसमें गतिविधियां थी। फ्रांस भी चाहता था कि नहीं, हमारे इसमें हमारा भी कुछ भूमिका है, हमारे अनुसार किया जाए। विदेशी अलग अलग देशों से भी उसमें आता, ठीक है। राजधानी रोम, इटली की जो राजधानी थी रोम, रोम को पोप का प्रभाव था। मेटरनी क्या कहता कि रोम और रोम वाले क्षेत्र को किसको दे दिया था, पोप को दे दिया था। पोप इस जगह का नाम है, पोप वहां के राजा को वो दे दिया था। पोप चाहता था कि हमारे अनुसार इटली का एकीकरण हो, मतलब यह चाहता था कि जो भी इटली का एकीकरण किया जाए वो मेरे अनुसार किया जाए। मेरे अनुसार का क्या अर्थ हुआ कि ये चाहता था कि इटली का एकीकरण धार्मिक रूप से किया जाए। इटली का एकीकरण जो है यहाँ पर लिखे वो की इच्छा क्या थे, इटली का एकीकरण उसके नेतृत्व में, उसके देखरेख में धार्मिक दृष्टिकोण से किया जाए, इटली को धार्मिक रूप से बना दिया जाए, ठीक है। न कि शासकों के, ये नहीं चाहता था पोप शासक यानी कि राजा के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जाए या वहां के धार्मिक के रूप में किया जाए, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, कवन क्वेश्चन इसका लेकर आएंगे, अभी नहीं मेदिनी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इसका हम बताएंगे, ठीक है। 19वीं सदी में के आरंभ में, 19वीं सदी की जो शुरुआत हुई तो उस समय इटली में राष्ट्रीयता का विकास होने लगा था। यानी 19वीं सदी के आरंभ में इटली के अंदर राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी। वहां के लोग भी क्रांति करने लगे थे और फ्रांस में होने वाली इन घटनाओं का प्रभाव भी पड़ रहा था। ध्यान समझिएगा, जो फ्रांस में घटनाएं हो रही थी उसका भी प्रभाव इटली के लोगों पर पड़ा था। इटली के लोग उनके मतलब नहीं होता देखा देखी, उस टाइप का इटली का लोग मतलब फ्रांस के जैसा क्रांति यहाँ पर करना चाहते थे, फ्रांस के जैसा क्रांति कर रहे थे। इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही समझेगा। नेपोलियन जो था, नेपोलियन का हम पहले वीडियो में बताया, पहले के क्लास में बताए थे कि नेपोलियन क्या चाहता था। तो नेपोलियन की नीति क्या थी कि वो फ्रांस को पहले तो आजाद के फ्रांस का सेनापति बना, तो फ्रांस में राज करने लगा। तो उसके बाद फ्रांस के बाद वो कहाँ पहुंचा था, और अपने आसपास के अलग अलग क्षेत्रों में। वहां पर जब ये पहुंचा ना, तो जिससे कहां पर पहुंचा, यहाँ इटली में पहुंचा। इटली के लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ पर आकर राज कीजिए, शासन कीजिए। जब वहां पर शासन करने लगा नेपोलियन, तो गलती से ही सही लेकिन वहां पर राष्ट्रवाद का विकास कर चुका था। ये बता चुके हम आपको, गलती से ही सही लेकिन वहां पर राष्ट्रवाद के विकास कर चुका था। और यह गलती से मैंने अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जान बूझ कर नहीं, अप्रत्यक्ष बिना अनजान में ही सही। परंतु नेपोलियन के महत्वपूर्ण योगदान क्या था वहां पर, उसने इटली के 3 भागों में बांट दिया था। ध्यान से समझिएगा, बाद में मेटरनी के कई खंडों में कर दिया। 3 भाग याद रखिएगा, नेपोलियन ने इसे क्या किया था, 3 भागों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। वहां पर नेपोलियन की सबसे बड़ी भूमिका राष्ट्रपति की भावना का प्रचार करना, याद रखिएगा। नेपोलियन इसे 3 भागों में बांटा था, सिस्पाइन, याद रखिएगा, सिस्पाइन, लिगुनियन, सिस्पाइन गणराज्य था, ये एक गणराज्य था, और लिगुनियन, सिस्पाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेडेन, याद रखिएगा। नेपोलियन द्वारा बांटे गए इटली के 3 क्षेत्र सिस्पाइन, लिगुनियन, ट्रांसपेडेन, सिस्पाइन, लिगुनियन, ट्रांसपेडेन, 3 भागों में क्या किया था, इटली को बांट दिया था। और वहां पर शासन करने के लिए, वहां पर अपना शासन जमाने के लिए, गतिविधियां बढ़ाने के लिए, तेजी से काम करने के लिए अपना वहां पर यातायात की सुविधा भी की थी, ठीक है। यातायात की सुविधा वो जनता के लिए नहीं, अपने लिए क्या था, लेकिन जनता भी उसे इस्तेमाल कर रही थी। यातायात में तो समझ रहे ना, सड़कों की व्यवस्था है, सड़कों के संचार की व्यवस्था वहां पर किया था ताकि अच्छे से राज कर सके, ठीक है। इन सभी कारणों से वहां पर जागृति जगी। इन सब चीजों को देखकर जो वहां के लोग थे ना, उनके अंदर क्या हुआ, जागृति जागी, भावना जागी कि नहीं, हमें भी राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलना चाहिए। राष्ट्रवाद, ऐसा समझो कि राष्ट्रवाद उनके अंदर में जागा इन सब चीजों को देखकर। नेपोलियन का जब पतन हुआ 1814 में, उसका पतन हुआ था, पीछे इसको बता चुके हैं। नेपोलियन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेपोलियन के जब पतन हुआ, तो पतन के बाद जब वियना कांग्रेस किया गया, वियना का कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1815 में, याद रखिएगा। ये 1814 में नेपोलियन का पतन 1814 में हुआ। तो वहां कौन सा जीता,
मेटरनिक जीता, ठीक है। और इसके बाद में वियना कांग्रेस 1815 में किया गया। मेटरनिक ने वियना समझौता किया था, वियना कांग्रेस किया था, जिससे नए नई नीति का निर्माण किया, ठीक है, 1815 में। और इटली के जो पुराने रूप थे वो लाने का प्रयास नेपोलियन क्या किया था कि इसे 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। लेकिन जब मेटरनिक आया तो मेटरनिक वाला में आप पढ़ाएं आपको कि मेटरनिक जब आया तो वह क्या किया था, वो चाहता था कि जो पुराने राजतंत्र व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था है, वही व्यवस्थाएं रहे, नई व्यवस्था यहाँ पर नहीं आए। वो उसका मानना था कि जो नई व्यवस्थाएं है वह नहीं आए, नेपोलियन की बिल्कुल नीति न चले, जो पुराने राज्य व्यवस्थाएं थे ना, राजा लोग की जो व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्थाएं यहाँ पर चले, हर जगह वही व्यवस्थाएं वो चाहता था। पुराने जो निरंकुश राजा थे उन्हें वो भगवान के अवतार तक मानता था, ठीक है। मेटरनिक ने क्या किया कि जो पुराने व्यवस्था है उसे लाने का प्रयास किया पुनः इटली में। और इससे ध्यान दीजिएगा, वहां पर 2 जो राज्य थे, पिंड माउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया, दोनों के एक में क्या ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। जिससे इटली का एकीकरण में दिक्कत है, वो एक तरह से कहा जाए, ध्यान समझिएगा, जिससे क्या हुआ कि इटली का एकीकरण जो हुआ ना, इटली का एकीकरण होने का प्रयास किया गया, उसकी दिशा तय हुई, इटली के एकीकरण की दिशा तय हुई। मतलब इटली के जो लोग थे ना, उनको एक दिशा मिल गई थी, कैसे हमें इटली का एकीकरण करना है, उनको एक राह मिल गया, जिससे मैंने राह मिल गया, ठीक है। और इटली में 1820 में ही कुछ राज्यों में नागरिक योग, मतलब ध्यान समझिएगा कि 1820 से ही 1830 में यहाँ आंदोलन हुआ था फ्रांस में, 1830 की क्रांति, ठीक है, दूसरी क्रांति थी फ्रांस में। लेकिन 1820 में ही इटली में नागरिकों के बीच आंदोलन शुरू हो गया, नागरिक आंदोलन करने लगे थे, ठीक है। वहाँ के शासकों के खिलाफ आंदोलन धीरे धीरे शुरू हो गया था, ठीक है। इसका नेतृत्व मेजनी को जाता है, आगे हम पढ़ेंगे मेजनी कौन था। एक गुप्त दल का गठन हो गया था, गुप्त दल मतलब का बिना बताए, बिना किसी को बताए किसी दल का गठन कर लिया जाए तो उसे हम गुप्त दल बोलते हैं। एक गुप्त दल का गठन हो गया था, कार्बोनरी का गठन, इसे राष्ट्रवादी द्वारा किया गया, राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया। उस गठन का नेतृत्व राष्ट्रवादियों के हाथ में था। और उद्देश्य क्या था उसका, तो छापामारी युद्ध, डायरेक्ट छापामारी, समझ रहे हैं ना, कि कहीं पर जाकर छापा मार देना, कि बिना बताए वहां पर हमला कर देना, तो छापामारी युद्ध द्वारा राजतंत्र, बिना बताए हमला, ठीक है। छापामारी युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। छापामारी युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर दिया गया और गणराज्य की स्थापना करने का प्रयास किया गया, तो हुआ नहीं लेकिन प्रयास किया गया। लेकिन जिसके नाम समझिएगा, जोसेफ मेजनी, उनका पूरा नाम था, मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी। यहाँ पर मेजनी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। कल हम लोग मेजनी का इतिहास पढ़ेंगे कि मेजनी कौन था, कहाँ से आया था, इसका नीति क्या थी, कैसे भागा, सारे चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। जोसेफ मेजनी का संबंध इससे था, कौन से गुप्त दल के कार्बोनरी से जोसेफ मेजनी का संबंध था, ठीक है। और 1830 की क्रांति के बाद, जब 1830 में क्रांति हुआ, 1830 की क्रांति हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, तो जब 1830 की क्रांति हुई, कहाँ पर, यहाँ पर इंग्लैंड में, सॉरी फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी जोरों शोरों से आंदोलन, अभी गुप्त रूप से आंदोलन शुरू होता था, कहीं कहीं होता था फिर रुक जाता था, लेकिन 1830 की क्रांति के बाद जोरों शोरों से एकदम इटली में 1830 में आंदोलन शुरू हो गए, यहाँ के लोग आंदोलन करने लगे, ठीक है। इसे मेजनी ने अब इस आंदोलन का लाभ उठाया, कौन, मेजनी। जब ऐसा आंदोलन होने लगे, तो ऐसे आंदोलन का लाभ उठाने का प्रयास कौन किया, मेजनी ने किया। मेजनी ने क्या किया कि उत्तरी और मध्य जो इटली है, इटली का उत्तरी भाग और मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग, और उत्तरी भाग मतलब उत्तर दिशा वाला भाग, दोनों को चाहे कि एक करते, जोड़ दे हम आपस में, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर किससे आता, मेटरनिक का आता है। मेटरनिक उस समय यहाँ का चांसलर था ऑस्ट्रिया का। तो उसने क्या किया कि जब देखा कि जोड़ा है ना, तो उसको दबा, उस आंदोलन को क्या किया मेटरनिक ने, दबा दिया, कहा कि नहीं इसे बंद कर दीजिए, मतलब दबा दिया, एक तरह से अपना जोर लगाकर उसे दबा दिया, ठीक है, अपने पावर के इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। जिससे क्या हुआ, मेजनी का पतन हो गया और मेजनी को इटली छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है। मेजनी ने क्या किया कि इटली छोड़कर भाग गया, कहा, इंग्लैंड भागा था, ठीक है। लेकिन मेजनी की सबसे खास बात ये थे, यह हारने वाला में से नहीं था मेजनी, ठीक है, यह हारने वाला में से नहीं था, यह पुनः आया, कहाँ पर, इटली में। और इटली में जब यहाँ से 1848 में ये जो था मेटरनिक यहाँ से जब पलायन किया, ठीक है, 1830 के क्रांति, 1847 क्रांति के बाद में, 1830 की क्रांति के बाद में भागा यहाँ से, ध्यान समझिए कौन था, मेटरनिक। 1830 के क्रांति के बाद में
पुनः आया कौन, मेदिनी, और इटली में अपना जो व्यवस्था था, अपना राजतांत्रिक व्यवस्था था, पुनः लागू कर दिया कौन, मेदिनी, और पुनः इटली के एकीकरण करने का प्रयास कर लिया। लेकिन इसका पुनः एक बार और हार होगा, कल हम लोग इसे पढ़ेंगे कि मेदिनी का क्या योगदान था इटली के एकीकरण में। ठीक है,